नमस्कार। आज हमारे पॉडकास्ट चैनल में दो शिक्षा के क्षेत्र के धुरंधर, जिन्होंने न केवल कोचिंग के क्षेत्र में अपना एक मकाम बनाया है, बल्कि विद्यालयी शिक्षा में भी एक जाना पहचाना नाम है। नेशनल कोचिंग सेंटर के प्रोप्राइटर श्री मंतार अली जी और दूसरे हैप्पी इंटरनेशनल स्कूल के वरिष्ठ अध्यापक आलोक मद्धेसिया जी। आज हम इन दोनों लोगों से परीक्षा 2026 के बारे में चर्चा करेंगे, बच्चों से जुड़ी तमाम समस्याओं और परीक्षा की रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो स्वागत है मंतार अली जी और आलोक मद्धेसिया जी का। आपने हमें गांव के गूंज में आमंत्रित किया, जो बहुत ही बेहतरीन चैनल है, और परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि बच्चे देश के कर्णधार होते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमें आमंत्रित किया। इसके लिए मैं गांव की गूंज का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। गांव के गूंज चैनल के इस मंच पर आपने हमें परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला क्वेश्चन मैं मंतार अली जी से जानना चाहूँगा, क्योंकि आप वर्षों से बहुत सारे बच्चों को आपने प्रशिक्षित किया है इस बात के लिए, खास करके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए। अक्सर देखा जाता है कि जब परीक्षा नज़दीक आती है तो ऐन मौके पर बच्चों को घबराहट होने लगती है, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। तो उसे कम करने का सबसे सटीक तरीका क्या है जो आप बच्चों को सजेस्ट करते हैं? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि बच्चों के एंजाइटी और एग्जामिनेशन फोबिया को कैसे कम किया जाए। जी जी। इसके लिए पहले तो मैं माता पिता को ये एडवाइस करूँगा जी कि बच्चों को नंबर के चक्कर में न फंसाए। आप ये कहिए कि बस तुम अपना जो इजी वे है, जो कंफर्ट जोन है, उससे तुम प्रयास करते रहो, और अगर तुम फेल भी हो गए, असफल भी हो गए, तो कोई बात नहीं है। और इस तरह माता पिता का जो भावनात्मक सपोर्ट है, पहले तो वो चाहिए। दूसरी चीज कि बच्चे जो है अपने रिवीजन को ध्यान में रखें, और अगर केवल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और उन्हें कुछ भी याद नहीं है, केवल उसका कॉन्सेप्ट लिख दें और कॉपी भरी हो, तो वो फेल होने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। तो अगर उनको साइकोलॉजिकली मोटिवेट किया जाए कि तुम फेल हो ही नहीं सकते, तो मैं समझता हूँ कि उनका जो एंजाइटी है, जो फोबिया है, फेल होने का डर है, उनके अंदर से बिल्कुल निकल जाएगा। वैज्ञानिक रूप से उनको सहज कर दिया जाए, सहज कर दिया जाए कि बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, और नंबर के गेम में ना फंसाया जाए उनको जानबूझकर के लोग ऐसा अक्सर गार्जियन दबाव बनाते हैं इस बात को लेकर। जी, ये दबाव नहीं होना चाहिए, ये दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल प्रायः यह समस्या आ रही है कि कहीं न कहीं बच्चों पर एक गहरा दबाव होता है कि तुम फर्स्ट डिवीजन नहीं ला रहे, कक्षा में सर्वोच्च स्थान नहीं ला रहे, और आजकल स्कूल वाले भी कहीं न कहीं इस मार्फत गेम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे उनको उभरने की आवश्यकता है। आलोक जी, स्कूल में बच्चों पर सिलेबस पूरा करने का एक गहरा दबाव होता है। हाँ, आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, बड़े स्कूलों में, खास करके इंटरनेशनल लेवल के स्कूलों में, सिलेबस पूरा करने का बड़ा दबाव बनाया जाता है। हाँ, और उसी दबाव के साथ एग्जाम का भी एक दबाव स्वतः क्रिएट होने लगता है। बिल्कुल। क्यों इतना दबाव बना रहे हैं? तो बच्चों में एग्जाम फोबिया हो जाता है। हाँ, जैसा कि पहले क्वेश्चन में मैंने सर से लिया भी। फोबिया से बचने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे बच्चों को? सबसे पहली बात तो ये है कि जब सिलेबस कंप्लीट करने की जहाँ तक बात आती है, तो ये एक माहौल ऐसे ही मुझे लगता है कि ये बेमतलब माहौल बनाया जाता है सिलेबस कंप्लीट करना। मेरा मानना ये है कि आपको अगर 100% पढ़ा भी दिया जाए, सारा पढ़ा दिया जाए, लेकिन अगर बच्चे को उसका 10% भी याद ना हो, उसको कुछ आ ही ना रहा हो, तो वो 100% पढ़ाना कोई मतलब का बात नहीं है। लेकिन अगर वो 60% भी तैयार करता है, अगर हम उसको 80 नंबर का पेपर तैयार करा दें और उसमें से वो याद सिर्फ 60% ही कर पाता है, तब भी उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो सिलेबस का जहाँ तक बात है, तो ये बेमतलब है कि उसको कंप्लीट कराने का एक बर्डन डाला जाए। लेकिन प्राइवेट विद्यालयों में देखा जाए तो प्रबंधक
जरूर अध्यापकों पर भी दबाव बना के सिलेबस को कंप्लीट करवाते हैं, चाहे एक्स्ट्रा क्लास लेना हो। सरकारी विद्यालयों में दबाव नहीं होता अध्यापकों के ऊपर, तो बच्चों का एक तनाव की स्थिति में बच्चे आ जाते हैं कि हम कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट कराया टीचर ने, तो वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं फर्दर जाके कहीं ना कहीं। फिर कोचिंग में उनसे अलग तरह से आजकल हर सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट का दुनिया भर का फीस भी लिया जाता है। जी। तो गरीब बच्चे जो होते हैं वो वहाँ पे उनको भी दिक्कत होती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो सिलेबस कंप्लीट करने से डरना नहीं चाहिए। जितना मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे अध्यापक बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। कई लोग सैलरी के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन सैलरी के लिए नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि ये अगर आप एक शिक्षक का कार्य कर रहे हैं तो ये समाज का सर्वश्रेष्ठ कार्य है, आप एक युग का निर्माण करने का कार्य कर रहे हैं, और ये अगर कर रहे हैं तो सिलेबस कंप्लीट कराने की जो जिम्मेदारी आप उसको पूरा करें। दूसरी बात, बच्चों की जहाँ तक की बात है तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो कभी बच्चे को फेल नहीं करना चाहता। जैसा कि सर ने अभी बताया था कि अगर बच्चा कॉपी भरा हुआ है, लिखा हुआ है, तो फेल नहीं होगा। वो ढूंढता है कि कहीं कहीं सही लिखा हो तो हम नंबर दे दें। हम लोग मूल्यांकन करने जाते हैं तो हम लोग खुद ही सोचते हैं कि यार एक नंबर से फेल हो रहा है तो इसका भविष्य क्यों खराब करें, तो हम लोग जरूर कुछ ना कुछ करके उसको नंबर दे ही देते हैं। तो बच्चे फेल नहीं होंगे इस बात का तो वो गारंटी ले लें खुद से कि फेल नहीं होंगे, तो ये दबाव उनका खुद से खत्म हो जाएगा। रही बात जो बच्चा साल भर मेहनत किया है उसके अच्छे अंक तो आने ही आने हैं। जिसने कॉन्सेप्ट कंटिन्यूटी के साथ जिसने पढ़ाई किया है साल भर, तो उसके नंबर तो आने हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बच्चा साल भर इधर उधर भटकता रहा, टीचरों के कहे अनुसार न स्कूल आया, न वो कोचिंग में ही गया, न ही उसने किताब का अध्ययन किया, न ही उसने ऑनलाइन आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी नहीं किया, तो फिर उसको तो दिक्कत का सामना परीक्षा में करना पड़ेगा, जिस पर हम लोग आगे चर्चा भी कर सकते हैं कि कैसे किया जाएगा। लेकिन यहाँ बीच में मैं इंटरप्ट करूंगा एक चीज को कि जैसे कि प्राइवेट विद्यालयों की बात है, कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि वो बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चे के माता पिता को पढ़ा रहे हैं, कि उनको फीलिंग आना चाहिए कि आपका बच्चा पढ़ रहा है, वो कितने दबाव में जी रहा है इसका ध्यान वो नहीं रखते हैं। जैसे देखिए छोटे से छोटा बच्चा है, बस्ता उसका इतना वेटेड है कि उठा नहीं पा रहा है, ऊपर से इतना होमवर्क प्लेस किया जाता है हर टीचर के द्वारा कि घर जाता है तो सुबह से लेकर रात तक वो लिखते लिखते थक के सो रहा है, याद नहीं कर रहा है। नहीं, इससे एक एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है। अब इससे खास करके जो हमारी माताएं हैं वो बड़ा खुश होती हैं कि स्कूल ने उनको काफी काम दिया है, बड़ी अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो क्या मनोवैज्ञानिक दबाव में आज के बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि उनका देखिए शारीरिक गतिविधि तो खत्म होता जा रहा है, खत्म हो गया है। किताबों से निकल रहे तो मोबाइल में, मोबाइल से निकल रहे तो किताबों में घुस रहे हैं। जी। तो इस पर मैं आपकी विशेष राय लेना चाहूंगा। जी सर, मैं इस पर आपको बताना चाहूंगा। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं एक वीडियो देखा था, महाराजगंज का कोई प्राथमिक विद्यालय था, उसमें एक शिक्षिका विद्यालय प्रांगण की साफ सफाई के लिए थोड़ा सा मिट्टी का ढेर था, और प्रांगण को, खेल का मैदान को थोड़ा सा बराबर करने के लिए वो मिट्टी बच्चों से ही एक ट्रॉली में लदवा के हटवा रही थी। तो कोई पत्रकार महोदय पहुंच गए और लगे वीडियो बना के उनको टॉर्चर करने की, आप बच्चों से काम क्यों करवा रहे हैं। मुझे नहीं ये समझ में आता है कि अगर थोड़ा बहुत बच्चे कार्य स्कूल का कर रहे हैं, अपने ही परिवेश को साफ कर रहे हैं, तो इसमें आपत्ति की बात कहाँ से आती है। तो हर जगह एक तो कमाई का लोग जरिया ढूंढने लग रहे हैं आजकल के लोग। रह गई बात स्कूल के पाठ्यक्रमों की, तो ये जो अवैध वसूली चल रही है, सरकार इस पर पता नहीं कब नजर डालेगी। प्राइवेट किताबें लगवाई जाती हैं, आदेश उसका भी नहीं है, और ऐसा पता नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आता कि अधिकारियों को दिख क्यों नहीं रहा है। बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चा 1 में पढ़ रहा है, उसको भी सिंपल मैथमेटिक्स के जोड़ घटाव नहीं आ रहे हैं, उसको गिनती नहीं आ रही, लेकिन उसको भी कंप्यूटर की किताब लगवा दी जा रही है। अब वो कंप्यूटर में क्या सीख लेगा। उसके बाद किताबों में फिलिंग करवाई जाती है। मैं देखता हूँ कि किताबों में क्या करवाया जाता है, बच्चे सिर्फ भरते हैं, उसमें भरने वाली एक किताब आ जाती है, उसमें खाली वो टिक करेंगे, भरेंगे। स्कूल में टीचर भी वो भरवा दे रहा है, और फिर जाके घर पे बच्चे उसी को कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं, और इसी में उनका सारा समय खत्म हो जा रहा है। दूसरी चीज है, आजकल ऑनलाइन होमवर्क भेजने का एक सिलसिला शुरू हुआ है कोविड के बाद।
तो बच्चे मोबाइल लेके उसमें अब पता चल रहा है होमवर्क देखते देखते कुछ वीडियोस देखने लग रहे हैं, रील्स स्क्रॉल करने लग रहे हैं, इसमें उनका समय नुकसान हो रहा है। नहीं, जैसे मैंने कहा हाँ। मोबाइल पर भेजने का मेन जरिया ज्यादातर गार्जियन के मोबाइल पे जा रहा है। जी जी जी। गार्जियन को एहसास हो रहा है कि मेरा हाँ, बच्चा स्कूल पढ़ से रहा है। काम पढ़ रहा जी, है, जी, बहुत जी। काम आया हुआ है। तो इन चीजों को गार्जियन को भी देख करके पीटीएम जब होता है विद्यालयों में तो इन मुद्दों को उठाना चाहिए ताकि अध्यापक इस पर जागरूक हों, और हमारा समाज जब तक जागरूक नहीं हो इन चीज़ों को बंद करना मुझे लग रहा है मुश्किल है, क्योंकि जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं वो तो कमाई का जरिया ही खोले हैं शिक्षा को। मुमताज सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जी, जैसा जी। कि ऑनलाइन की बात आ गई तो बीच में मैं पूछ रहा जी हूं बिल्कुल बिल्कुल। कि आजकल बड़ा चलन है ऑनलाइन क्लासेज का, ऑनलाइन और ऑफलाइन। डिजिटल लाइब्रेरी जी आ जी गई जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में बेहतर क्या है? मेरे हिसाब से ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज में टीचर बच्चे की मेंटलिटी को समझता है, उसके चेहरे, उसके फेस को रीड करके समझ जाता है उसकी मनोभावनाएं क्या है, जी 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 उसकी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा क्या है, जी। तो उसको बड़े आसानी से वो सॉल्व कर देता है, जिससे बच्चे की ग्रहणशीलता बढ़ जाती है। ऑनलाइन में ये कभी संभव नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन में टीचर देख नहीं रहा होता है, न बच्चा कुछ पूछ सकता है, तो ऐसे में उसकी ग्रहणशीलता उतनी प्रभावी नहीं होती है जितना कि ऑफलाइन में होता है। उसकी सभी समस्याओं का समाधान ऑफलाइन में है, ऑनलाइन में किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है। ऑनलाइन में मतलब कहीं ना कहीं जी उत्तरदायित्व से बच्चे बच जा रहे हैं। बच जा मान रहे लीजिए आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, जी आपने होमवर्क दिया, कल को चेक कर लिया, जी, जैसे ही चेक किया या उसने होमवर्क नहीं किया है, बिल्कुल बिल्कुल फिर आप डांटेंगे फटकारेंगे, डांटेंगे, वो भाग फटकारेंगे, रहे हैं भाग रहे हैं। और मम्मी पापा से कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन अच्छा। पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया फिजिक्स वाला, सारी मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा यहाँ, बहुत जी, सारे चैनल हैं जिस पर ये बढ़िया पढ़ाई हो रही है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो होमवर्क करना नहीं चाहते हैं, दबाव नहीं बनता है उनके ऊपर, और वो जो आउटपुट आना चाहिए बस वो केवल वीडियो देख रहा है, वीडियो देखते देखते वो कौन कौन सा वीडियो जी देख रहा है बिल्कुल आपको बिल्कुल, नहीं पता। बिल्कुल सही केवल कहा आपने। कहीं न कहीं आप मोबाइल लेने के लिए, जैसे उसकी इच्छा है कि हमको मोबाइल मिलना चाहिए, जी तो अब वो मोबाइल सीधे माता पिता से कैसे मांगे? तो एक सीधा हिसाब किताब है कि ऑनलाइन पढ़ना है, हमको एक अच्छा सा मोबाइल दिलवाइए। और फिर मोबाइल से जो डाइवर्जन हो रहा है, जी 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 हालांकि कुछ बच्चे पढ़े हैं, बहुत अच्छा पढ़े हैं, वो जिम्मेदार रहे होंगे अपने आप में, जी। सेल्फ मोटिवेटेड भी रहे होंगे, लेकिन अधिकांश बच्चों की स्थिति यही है कि वो केवल माता पिता को ऑनलाइन माध्यम बिल्कुल, से मेरा भी यही मानना है। शायद बेवकूफ बनाया जी जा जी, रहा मेरा भी यही मानना है सर, जी जी कि ऑनलाइन में बच्चों की बिगड़ने की संभावना अधिक है और कामयाब होने की संभावना कम है। यानी 2-4% बच्चे ऑनलाइन से लाभ ले सकते लाभ हैं, ले सकते हैं। लेकिन बिगड़ने के चांसेस जो है, मेरा ये मानना है कि 95% है, 90% है, 95% तक है। तो मैं समझता हूँ कि रिस्की जोन है, जी, इससे बेहतर ऑफलाइन ही है। ऑफलाइन है। जी बिल्कुल, आप टीचर से भी मिल के उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके सभी जबकि समस्याओं आपके का ऑनलाइन शिक्षक आपसे मिलने वाले नहीं नहीं। हैं। तो मैं गार्जियनों से दोनों सर के तरफ से अपील करना चाहता हूं कि जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं उस पर पहले तो गौर करें, नज़र रखें कि हो क्या रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, और नहीं तो मेरा सलाह है हम तीनों की तरफ से कि ऑफलाइन बेहतर है। आप अपने अध्यापकों से मिल सकते हैं, अपने बच्चों की समस्याओं को साझा कर सकते हैं और जान सकते हैं कि उसकी जो स्टेबिलिटी क्या है, कितना स्थिर तौर पर वो आगे बढ़ रहा जी है। बिल्कुल। कोचिंग और सेल्फ स्टडी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? क्या अंतिम समय में नए टॉपिक्स पढ़ना सही है कि सिर्फ रिवीजन बच्चे करें? देखिए, इसमें 3 प्रश्न आपने किया। एक तो ये कि कोचिंग के टाइम में और सेल्फ स्टडीज के टाइम में बैलेंस कैसे किया जाए, और अगला क्वेश्चन आपका क्या था? अगला क्वेश्चन था कि मतलब अंतिम समय परीक्षा का रहा है तो रिवीजन ठीक है कि नए नए टॉपिक पढ़ें? जैसे कई लोग तैयारी तो करते नहीं, अचानक परीक्षा आएगा सब पढ़ना शुरू करेंगे, तो बेहतर क्या है? सबसे पहले कि मैं बात करूंगा कि कोचिंग और सेल्फ स्टडीज के बीच में समय प्रबंधन सबसे पहले जरूरी है। तो मैं ये सलाह दूंगा जी कि विद्यार्थी पहले अपने टाइम जोन को क्लियर कर लें, क्योंकि 5 से 6 घंटे की पढ़ाई बहुत आवश्यक है, और 5 से 6 घंटे सोना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे मेंटल हेल्थ बेहतर होता है। कम से कम 6 घंटे। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि
टाइम का बेहतर अगर प्रबंधन हो कि मुख्य मुख्य विषयों को कब समय देना है, जो थोड़े हल्के विषय हैं मेंटल लेवल पर उनको क्या समय देना है, तो मैं समझता हूँ कि एक टाइम टेबल अगर बना लेते हैं वो हर विषय के लिए पर डे, और कितने समय बाद हमें पढ़ना है, कब हमें टहलना है, क्योंकि बोर्ड नजदीक है तो मैं समझता हूँ कि खेलने पर थोड़ा सा समय वो कम कर दें, मोबाइल के पास वो न जाएं और पढ़ने के घंटों को थोड़ा बढ़ा दें, तो मैं समझता हूँ कि बेहतर अगर समय का प्रबंधन है तो कोचिंग और सेल्फ स्टडीज के बीच में एक बेहतर तालमेल बैठ पाएगा। बहुत जरूरी हो तभी, मतलब मैं कहूँगा कि अगर कोई ऐसी टॉपिक है जो विद्यालय या कोचिंग में आपको समझ में नहीं आए, जो कि संभव तो नहीं है, फिर भी तब आप शायद मोबाइल का सहारा ले सकते हैं, लेकिन जितना कम रखेंगे मेरे ख्याल से उतना बेहतर होगा, आलोक जी, अक्सर बच्चे साल भर पढ़ते हैं, जी जी जी, एग्जाम आता है जी, और पता चलता है कि वह पूरा लिख नहीं पाते हैं, कोई न कोई क्वेश्चन छूट जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए, एग्जाम टाइम मैनेजमेंट के लिए खास करके आप बच्चों को सलाह क्या देना चाहेंगे? कैसे परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट परीक्षा में टाइम मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो जो प्रिपेयर होगा पहले से वही ज़्यादा बेहतर टाइम मैनेज कर सकता है। इसके लिए कई सारे तरीके हैं, हम लोग क्लासेस में भी बच्चों को बताते रहते हैं, और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम लोगों का करीब करीब 15 से 20 दिन यही चीज़ें चलती हैं। जो अनसॉल्व पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनको पूरा बैठा के लगवाया जाता है, और ये लगाना चाहिए बच्चों को, खुद से भी करना चाहिए। खुद के काम के प्रति अगर आपकी ईमानदारी नहीं होगी तो मुझे लगता है कि कभी जिंदगी में आप सफल नहीं हो सकते जब तक आप अपनी काम के लिए अपनी ईमानदारी को नहीं रखेंगे। तो ईमानदारी से अनसॉल्व पेपर को लगाना चाहिए, जो डाउट्स हों उसको मार्क करना चाहिए, टीचर से कंसर्न करना चाहिए इसको लेकर के। और रह गई बात टाइम मैनेजमेंट करने की, तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं 3 घंटे के पेपर को 3 घंटे में कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठे रहते हो जी, और वहाँ पे आपसे एक बार आएगा सिग्नेचर करवाने आएगा आदमी, तो जो आपका इन्विजिलेटर होगा, फिर एक बार आपका दूसरे पेपर पे सिग्नेचर करवाएगा, बी कॉपी आपने ले लिया तो उसको फिल करके वहाँ सिग्नेचर करेगा, एक बार वो खुद सिग्नेचर करेगा, एक बार अपना आपसे करवाएगा, तो इसमें टाइम तो आपका जाता ही है। तो ये सारे जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं इनको करने में कुछ समय उसमें चला जाता है। तो इसलिए बच्चे को ये करना चाहिए कि जो 3 घंटे का पेपर है या 3.25 घंटे जो भी आजकल मिल रहे हैं लोगों को, तो उसको वो 2.5 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लें। जो वो अगर मॉडल पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं या फिर अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं, अगर वो 2.5 घंटे के अंदर कर पा रहे हैं तो वो 3 घंटे में पेपर को भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये टाइम मैनेजमेंट करने के लिए उनको विषयों का, सभी विषयों का अनसॉल्व पेपर जरूर लगाना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने चाहिए। उससे उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो मैं इसके बारे में क्या लिखूंगा, क्योंकि अगर वो उसके बारे में नहीं जानता है तो कई बार तो बच्चे प्रश्न पढ़ते हैं, उनको प्रश्न ही नहीं समझ में आता है, फिर उसको दूसरी बार पढ़ते हैं, तीसरी बार पढ़ते हैं, उनके दिमाग में 0 बनता है। 0 का मतलब ये कि ब्लैंक हो जाता है दिमाग पूरी तरह से, कुछ नहीं बनता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, तो वो लिख नहीं पाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन छूटते हैं। और जब वो प्रैक्टिस करके गया रहेगा तो सिमिलर वर्ड मिलते ही वो पकड़ लेगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो जरूर उसके बारे में लिखेगा, तो बिल्कुल उसका सारा पेपर सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं सारे व्यूअर्स जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे ये अपेक्षा भी करता हूँ कि आगामी बोर्ड परीक्षा में वो एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, सारे अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि अगर वो आप अटेम्प्ट किए हो क्वेश्चन तो उस पर 1 नंबर ही सही लेकिन वो देख के जाएगा, लेकिन अगर आपने उसका क्वेश्चन नंबर नहीं डाला, हेडिंग भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं लिखा, तो उस पर आपको कोई मार्क को दे ही नहीं सकता है। कई बार होता है कि आप सही लिख रहे होते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आप सही लिख रहे हैं जी, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं आपने वो आंसर सुना है, आप यूं ही लिख रहे हैं, लेकिन शायद वो आगे चल के सही हो जाता है। स्टेप मार्किंग का सबसे बड़ा फायदा तो यही है जी, कि हो सकता है कि आपने कहीं भी 2 लाइन 4 लाइन सही लिखा है तो स्टेप मार्किंग में नंबर जो बिल्कुल मिलता है, देना ही देना है, बिल्कुल मिलता है। तो इस बात को बच्चों को जरूर सोचना चाहिए। कई बार बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि क्रम से लिखेंगे, एग्जाम में एक और हवा फैलाया जाता है, कई सारे टीचर्स फैला देते हैं कि अगर क्रम से नहीं लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे, तब भी तुम्हें नंबर कट जाएंगे, तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि एग्जामिनर को सारे आंसर्स चेक करने हैं और उनके लिए एक DHC महोदय बैठाए गए रहते हैं, ढूंढ के चेक करना है। उनको व्हाइट पेजेस जो छोड़ दिए गए हैं उनको भी काटना है अगर उसने नहीं लिखा है।
नहीं तो वहाँ पे एक रहता है अधिकारी, डीएचई रहते हैं, जो प्रधान निरीक्षक रहते हैं, वो हमेशा देखते रहते हैं कि कितने क्वेश्चन चेक हो रहे हैं, कितनी निगरानी हो रही है। अदरवाइज आपको भी डांट पड़ती है, जो चेक करता है इन्विजिलेटर, जहाँ पर परीक्षक होता है उसको भी डांट पड़ती है। तो इसलिए बच्चे ये डर अपने मन से बिल्कुल निकाल दें कि सिस्टमेटिक एक एक क्रम से ही लिखना है। जहाँ उनको जो प्रश्न समझ में आ रहा है, जैसे याद आ रहा है, लिख देना चाहिए। समय गंवाने की जरूरत वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समय की ही सीमा है वहाँ पे। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा जी कि परीक्षा में जो राइटिंग होता है जी वो कितना महत्वपूर्ण है? क्या ऐसा संभव है कि जिसकी राइटिंग बड़ी सुंदर होती है वो ज़्यादा नंबर पाता है, जिसका खराब है उसको कम नंबर दिया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जहाँ तक मेरी समझ है जी कि अच्छे राइटिंग का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव परीक्षक के ऊपर पड़ता है। और इसको बिल्कुल ऐसे समझ लिए कि जैसे कोई टॉफी हो, खराब टॉफी हो, और उसका रैपर अगर बहुत बढ़िया है, पैकेजिंग जबरदस्त, मैं सभी अपने व्यूअर्स और विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि पैकेजिंग अगर बहुत बढ़िया है तो वो बिक जाता है। वही स्थिति होता है कि आप जितने सही क्वेश्चन हो वह शुरू में करें, उसकी राइटिंग बढ़िया रखें, उसके मात्रा और जितने भी ग्रामेटिकली चीजें हैं उसको करेक्ट रखें और राइटिंग बेहतर रखें, तो निश्चित रूप से एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। अगर आप कहीं थोड़ा बहुत गलती भी लिख दिए हैं तो परीक्षक जिस फ्लो में चेक करते हुए आता है ना, वो पूरा चेक कर देगा। उसका लाभ कहीं न कहीं विद्यार्थियों को मिल जाता है। तो मैं इसे चमत्कार कहूंगा। तो राइटिंग का असर तो पड़ता है, मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। तो हर बच्चों को स्पेलिंग या वर्तनी और राइटिंग पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, उसका पॉजिटिव असर पड़ता है। यानी दो चीजें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो राइटिंग स्किल आपकी बेहतर होनी चाहिए, बिल्कुल, और दूसरा जो क्वेश्चन आपको सबसे बेहतर आते हो वो पहले लिखना चाहिए। उसका एक साइकोलॉजिकल असर पड़ता है, फ्लो में आपको लाभ मिल सकता है। मैं छात्रों से कहना चाहूंगा कि बात हमेशा ध्यान में रखें, जैसा सर ने कहा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पेज खुलते ही जो इम्प्रेशन आप क्रिएट करते हैं वो आपको नंबर पाने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी कड़ी में मैं अगला प्रश्न जानना चाहूंगा, क्योंकि आप गणित के बड़े अच्छे शिक्षक हैं, पूरा क्षेत्र आपको जानता है। गणित विषय से बच्चे बड़ा डरते हैं जी, तो क्या कोई स्मार्ट स्टडी तकनीक है जिससे बच्चे कम समय में बेहतर पढ़ पाएं और अच्छी तैयारी परीक्षा के लिए कर पाएं? बहुत ही बेहतर प्रश्न आपने किया जी। मैथ का फोबिया बच्चों में सबसे अधिक रहता है। मेरा ये मानना है कि अब चूंकि एग्जामिनेशन में बहुत कम समय बचे हुए हैं तो बहुत डिटेल में तो चीजें बताई नहीं जा सकती, लेकिन जो 40-50 दिन बचे हुए हैं, नहीं जो वो कर सकते हैं जिसमें वो कर सकते हैं, मैं ये बता रहा हूँ जी। पहली चीज ये कि चैप्टर वाइज जो अपना कंफर्ट जोन ढूंढें कि हम किस चैप्टर से आसान क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर चैप्टर से अगर वो कलेक्ट करेंगे तो कम से कम 70 नंबर में से 35-40 नंबर का जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लघुत्तरीय प्रश्न है, उनको बड़े आराम से वो कर सकते हैं। तो फेल होने की तो कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि पास होने के लिए अधिकतम 24 अंक मान लीजिए, 23.5 नंबर का वो रेशियो है, तो 24 अंक भी अगर मिलेगा तो वो पासिंग जोन में आ जाएंगे। तो डरने की तो बात ही नहीं कि हम फेल हो जाएंगे। दूसरी चीज की ग्रेडिंग सिस्टम है, आप जानते हैं, तो कहीं कोई डर है नहीं, तो फोबिया लेके नहीं चलना चाहिए। मुझे लगता है कि डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डरना बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे किसी बारीक रास्ते पर आप जाएं और नीचे गड्ढा हो तो गिरने की संभावना सबसे अधिक रहेगी, क्योंकि आप डरेंगे। वही रास्ता हो और गिरने की संभावना अर्थात डर न हो तो आप बेहतर कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अपने अंदर से डर निकाल देना चाहिए, तो आपका पेपर बेहतर होगा। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज की रिवीजन कैसे करें? मेरा ये मानना है कि समय कम है। पहले जैसे मैंने पहली चीज क्या कहा, कंफर्ट जोन अपना कंप्लीट कर लीजिए। जितने छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आ रहे, नए टॉपिक टच करने की कोई जरूरत नहीं है अभी। और नए टॉपिक करेंगे तो कॉन्सेप्ट भी नहीं हो पाएगा और टिकेगा भी नहीं दिमाग में बहुत देर तक। तो मेरा ये मानना है कि पहले इजी टॉपिक और कंफर्ट जोन को अपने पहले टच करके रिवीजन कर लें। कम से कम 40 मार्क्स के क्वेश्चन को रिवीजन कर लें कि फेल होने की संभावना खत्म। अब आ गया कि रिवीजन कैसे करें जिससे डर और जल्दी से खत्म हो। मैं समझता हूं कि 2 पार्ट में बांट लेना चाहिए। पहला पार्ट है कि हम सूत्र के लिए एक अलग टाइम निकालें जिसमें पर डे हमें रिवीजन करना है। न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस अलग, उसके लिए अलग से समय दीजिए। और सूत्र का जो रिवीजन है, जो फार्मूले हैं,
उन्हें रटने के लिए अलग से समय दीजिए, और ये पर डे का काम होना चाहिए। पहला काम तो ये करना है कि दोनों को 2 पार्ट में बांट लीजिए, फार्मूले को रोज रिवीजन करिए। दूसरा चीज आपको ये करना है, मैं अपने व्यूअर्स और अपने विद्यार्थियों से कहूंगा जी कि आप हर चैप्टर से, जैसे पहला क्या है, वास्तविक संख्या चैप्टर है, वहां से अगर आप रिवीजन शुरू करें तो 2 एग्जाम्पल हल करें अलग अलग नियमों के, 2 प्रश्नावली से सवाल करें। यानी एक चैप्टर से आपको एक दिन में 1 से 2 क्वेश्चन हल करना और अगले चैप्टर में जाना है। इस तरीके से मुझे लगता है कि 2 दिन में आप पूरी बुक को पहले चैप्टर से लेकर और अंतिम चैप्टर जो सांख्यिकी का है वहां तक आप चले जाएंगे, फिर पीछे से रिवीजन करिए। इसलिए हर 2 से 3 दिन में आप पुस्तक के पहले पार्ट से अंतिम के पार्ट तक जाएंगे, और ये क्रम परीक्षा के दिन तक सर्कुलेट करते रहें, ताकि उसके फार्मूले, सवालों का घुमाव और टिपिकल स्टेज उनको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि कभी फेल हो ही नहीं सकते। और जो 40 मार्क्स वाली हमने बात करी कि 40 मार्क्स को आप पहले तैयार कर लीजिए और अपने कंफर्ट जोन को ढूंढ लीजिए। और मैं कहूंगा कि नए टॉपिक्स पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय कम है, कितने कॉन्सेप्ट बन चुके हैं उस पर ध्यान दें। और खास तौर से अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री पर अगर ध्यान देंगे तो बहुत सारे इजी क्वेश्चन उसमें हैं। प्रायिकता के सवाल में बहुत सारा इजी चैप्टर है, कार्टेशियन प्लेन में बहुत सारे इजी चैप्टर, इजी क्वेश्चन है, मतलब इजी चैप्टर में मैं कहूँगा बहुत कम है। तो अगर केवल वो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री पर अगर अपने माइंड को कंसंट्रेट कर लेते तो फेल होने की संभावना है नहीं, और फोबिया रखना ही नहीं चाहिए। जैसे सिक्योर होगा कि अब तो मैं पास हो जाऊंगा तो बेहतर कर और बेहतर करेगा, डरना नहीं है बिल्कुल। डरेगा तो फिर वही मैंने बताया ना कि बारीक रास्ते से गिर सकता है। तो फिर डरने पर वही होता है जिसके लिए हम डरते हैं। तो डर अंदर से निकाल दें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ करेंगे। जो क्वेश्चन उनको नहीं आता है उसको गलत ही हल करें। सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र मैं ये जानता हूँ, प्रश्न छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। 70 क्वेश्चन है क्योंकि स्टेप मार्किंग है, ग्रेडिंग का सिस्टम है। तो आप पूरा क्वेश्चन कर दीजिए, कहीं सादा नहीं रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी गुंजाइश लगा कि बच्चे का कॉन्सेप्ट सही है, लगा सकता था, बड़ी त्रुटिवश सवाल नहीं लगे तो मार्क्स जरूर मिलेगा। फेल होने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपसे। आलोक जी, मैं खास करके जी केमिस्ट्री में जानना चाहूंगा आपसे। फिजिक्स की तो बात है ही है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल आता है, तो चूंकि मान लीजिए मैथ से रिलेटेड है जी। लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ केमिस्ट्री के छात्रों में जी कि वो समीकरण जो लिखना होता है जी 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 उनकी बैंड बज जाती है। जी सर, ये तो होता है। थियरी तो खूब लिखते हैं वो लपेट लपेट के। जी जी जी। तो क्या कोई समीकरण याद करने का कोई तरीका है बेहतर, जी कैसे लिखा जाए? साथ ही साथ जो परीक्षा में फिगर बनाने को आता है, चाहे फिजिक्स में डायग्राम हो या फिर जीव विज्ञान में तमाम अंगों के चित्र हों, उनकी क्या भूमिका रहती है? कई बार बच्चे थियरी तो लिख देते हैं, चित्र छोड़ देते हैं, डायग्राम छोड़ देते हैं, केमिस्ट्री में समीकरण छोड़ देते हैं, बाकी चीजें वो लिखना पसंद करते हैं। तो नंबर पाने में इन तीनों चीजों का, यानी कि चित्र का, समीकरण का और फिजिक्स में डायग्राम का क्या वैल्यू है, इस पर मैं आपसे एक्सप्लेनेशन चाहूंगा। जी सर, सबसे पहले तो केमिस्ट्री पर जैसा आपने प्रश्न पूछा तो इस पर मैं एक छोटा सा वाकया शेयर कर देता हूँ। पिछले साल की ही बात है, महाराजगंज जिले का जो पेपर आया था केमिस्ट्री का क्लास 12th का, तो बच्चों को ऐसी उम्मीद थी कि थियोरेटिकल ज़्यादा आएगा तो हम लोग कर ले जाएंगे, लेकिन उसमें लगातार कई सारे रिएक्शंस पूछ लिए थे। और मैंने एक दिन पहले उन लोगों को जो गेस्ट पेपर होता है जैसे मैंने बना के उनको भेजा भी था कि ये रिएक्शंस याद कर लेना। तो जो बच्चे तो याद करके गए थे उन लोगों ने तो शाम को बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस दिया, लेकिन जिन लोगों ने नहीं याद किया था तो मैंने एक स्टेटस लगाया था, क्यों बच्चों आज केमिस्ट्री ने गैस बनाया? तो सब के सब वही मैसेज लिख के भेजने, हाँ सर आज बना दिया एकदम। तो ये एक समस्या रहती है बच्चों के साथ केमिस्ट्री के रिएक्शंस याद करने की। तो जहाँ तक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को याद करने का ट्रिक की बात है, तो कभी भी उसके समीकरण में जो सिंबल्स यूज होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl है, सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl है, तो इन सब को कभी भी उसके फॉर्मूले से नहीं रटना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है,
किसी एक रिएजेंट से, रिएक्टेंट से अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा कैटालिस्ट है, तो आप उसको वर्ड्स में याद करिए, शब्दों में याद करिए, जैसे वाक्य की तरह से। जैसे कि हम लोग लिखते भी हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण लिखते हैं कि ये मिल करके ये बना। तो अगर आपको क्लियर है कि इससे ये बनेगा, तो आपको याद भी रहेगा कि ये मिलाएंगे ये बनेगा। फिर उसके केमिकल फॉर्मूले, ये तो आपको पहले से ही रटने पड़ेंगे। क्लास 9 से ही बच्चों को रटवा दिया था, सिलेबस में क्लास 9 में ही पढ़ा हुआ है। तो अगर रटे हुए हैं, आपको याद है कि इसका सिंबल ये होता है, इसका सिंबल ये होता है, तो बड़े भाग्य से क्लास 10 का पहला चैप्टर जो है वो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिसमें है रासायनिक समीकरणों का संतुलन। तो अगर आप सिंबल लिख लिए, इससे ये बनेगा ये लिख लिए, फिर बैलेंसिंग आपने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है, बैलेंस भी कर लेंगे। रफ कार्य करने के लिए आपको पेज मिलता है, ये उसमें कॉपी में आप कर ही सकते हैं। तो फिर दिक्कत की बात ही खत्म हो जाती है। तो केमिस्ट्री के आप इक्वेशंस ऐसे रट सकते हैं। फिर रह गई बात, पहले तो सिंबल याद करें, सिंबल नहीं याद रहेगा तो फिर हाउ टू बैलेंस। अब मुझे पता है कि बिस्मिथ का सिंबल Bi होता है, पोटेशियम का सिंबल K होता है। अब कोई बच्चा याद ही नहीं किया हो और वो लगे पोटेशियम का सिंबल P लिख दे, तब तो फास्फोरस बन जाएगा, तो रिएक्शन कहाँ से कराएगा। तो ये समस्या होती है बच्चों को। कई सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनको लिखने को दिया जाता है कोई इक्वेशन कि बोला जाता है, हिंदी में भी बोला जाता है कि लिखो पोटेशियम पर मैग्नेट, तो लिखते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, पूरा बाकायदा लिखते हैं। उसको उनको पता नहीं कि MnO4 है, नहीं लिख पाते हैं, तो उसको याद करना पड़ेगा। फिर रह गई बात डायग्राम की, जैसा कि फिजिक्स में भी है, चाहे बायोलॉजी में है। तो देखिए सर, जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में, उसमें देखना चाहिए बच्चों को कि प्रश्न है कितने नंबर का। प्रश्न में तो पहली बात तो साफ साफ लिख देता है कि सचित्र वर्णन करें, चित्र बनाएं, या रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखें, ये भी लिख देता है। लेकिन अगर नहीं भी लिखा है, सीधे सीधे लिखा है कि एक्सप्लेन करें, बताएं, वर्णन करें, और बड़ा प्रश्न है, 5 नंबर का है, 6 नंबर का है, तो अगर उसने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो टीचर ने बिना डायग्राम के उसको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया होगा। तो वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट जब वो टीचर, जब भी आप एग्ज़ाम में लिखते हैं, तो आप समझिए कि जो आपने पढ़ा है उसी को आप बता रहे हैं, आप किसी को समझा रहे हैं, ऐसे समझिए कि आप किसी को वही प्रश्न क्या कर रहे हैं, उत्तर बता रहे हैं, उसको समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे ये है। तो जैसे एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, आप सिर्फ हेडिंग बना के लिख दिए और उसका कोई डायग्राम नहीं है, तो उसके दिमाग में भी कुछ नहीं बनेगा। तो वहाँ पे डायग्राम बना के देना ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, डायग्राम बनाना चाहिए। और जितने नंबर इससे प्रभावित होता है, मेरा मूल प्रश्न यही था जी, नंबर प्रभावित होता है। समीकरण नहीं लिखेंगे तो नंबर प्रभावित होता है, क्योंकि स्टेप मार्किंग है, आप जानते हैं। डायग्राम नहीं बनाएंगे तो भी नंबर। मूल्यांकन के पहले सभी अध्यापकों को एक शीट भी दी जाती है विषय वस्तु की, कि आपको किस क्वेश्चन पे कितना नंबर देना है, क्या अगर बच्चे ने लिखा है तो आपको किस तरह से नंबर देना, तो वो मिलता है। तो एग्जामिनर उसको भी देख के अगर स्टेप मार्किंग करता है तो उसको फिगर का नंबर होता है। जो बच्चा, अगर 2 बच्चे लिखे हैं, एक बना के लिखा है, एक नहीं बना के लिखा है, तो आप बिल्कुल प्रभावित होंगे। जो नहीं बना के लिखा होगा वो प्रभावित होगा, उसके अंक कम हो जाएंगे, उसके ज़्यादा हो जाएंगे। तो डायग्राम का बिल्कुल असर पड़ता है, केमिकल इक्वेशंस के असर पड़ते हैं। रह गई बात जहाँ तक विषयों के कठिनाई की, जो डर है विषयों का, तो वो तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप परीक्षा दे रहे हो तो परीक्षा के 2 ही रिजल्ट हो सकते हैं, या तो आप फेल हो गए या तो पास। मैं तो चाहता हूँ कि कमज़ोर बन के या कम अंक पा करके पास होने से ज़्यादा बेहतर है फेल हो जाया जाए, क्योंकि आपको एक और मौका मिल जाएगा। और जैसा कि आजकल मेरिट का ज़माना चल रहा है कि अगर आपके नंबर कम रहेगा और आप पास भी हो गए, तो आप अगली कक्षा में ज़रूर चले जाओगे, आपको नंबर बढ़ाने का भी मौका नहीं मिलेगा, और फिर आप आगे की लड़ाई में, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में आप पीछे रह जाओगे अगर आपका मेरिट कम है। धोबी के कुत्ते वाली स्थिति। हाँ, वो हो जाए, घर के रहेंगे ना घर के। हाँ जी, तो करना है तो निश्चय ही कुछ बेहतर किया जाए। जी जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, परीक्षा आता है जी, तो उसमें गार्जियंस की क्या भूमिका? कई लोग ये समझते हैं परीक्षा तो बच्चे का बच्चा जाने, जबकि मेरा मानना है कि गार्जियन भी इन्वॉल्व होना चाहिए, उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो आप दोनों की राय बारी बारी से इस मुद्दे पर मैं अलग अलग जानना चाहूँगा। जी, तो सबसे पहले आपसे। मेरा ये मानना है जी कि गार्जियन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, और जो भी व्यूअर्स हमारे गांव की गूंज को देख रहे हैं जी, और जो विद्यार्थी देख रहे हैं, मैं उन गार्जियनों से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएं। माता की भूमिका और पिता की भूमिका अलग अलग है इसमें, जो मेरा अपना मानना है।
माता को बच्चों को और अपने बच्चियों को केयर करना है कि वो पढ़ने में कितने घंटे दे रहे हैं और कितना घंटा सो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, सोते कम है, तो इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर आएगा। तो कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद तो उनकी कंप्लीट होनी चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, केवल एग्जाम्पल्स किताबों से ले लिए, कुछ ले लिए, लिख पढ़ रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं। तो गार्जियन को केयर करना कि बच्चा याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कॉन्सेप्ट को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, नींद कितनी ले रही है। ऐसा तो कहीं नहीं कि मोबाइल लेकर के पढ़ रहा है और पढ़ाई के बजाय वो फिल्मों का, दूसरी मनोरंजन की चीज़ों को, शॉर्ट वीडियो को देख रहा है। तो मैं समझता हूँ कि माता की भूमिका इतनी बड़ी है कि अगर वो बच्चे को मोटिवेट करे और उसकी दिक्कतों को अगर पढ़ी लिखी है, उसको समझे और समझाए, कुछ साइड टॉपिक्स को समझाए। अगर अनपढ़ है तो केवल टाइम मैनेजमेंट को देखें। पिता है तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट उसके टाइम टेबल को फॉलो कराए, मतलब थोड़ा सा उसको डर दिखा करके कि तुम्हें इतना घंटा पढ़ना है, ऐसे करना है, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम करीब आ गया है। तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल दबाव चाहिए, लेकिन ऐसा दबाव नहीं कि बच्चा डर जाए। तो मैं समझता हूँ कि माता पिता दोनों लोग उनके समय प्रबंधन पर ध्यान रखें कि उसका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है कि नहीं है। दूसरा, भोजन और खाने पर भी ध्यान दें। रात के समय भोजन मेरे हिसाब से कम देना चाहिए। दूसरा चीज़, पौष्टिक आहार, दूध, विटामिन्स, मिनरल्स काफ़ी मेंटेन हो, क्योंकि मूड को, जो डोपामिन बनता है वो मूड को सुधारता है। तो मैं समझता हूँ कि माता जी को जब तक एग्जाम है, बच्चे को एक बेहतर और सुपाच्य भोजन देना चाहिए जिसमें विटामिन मिनरल्स हो। उसका मानसिक सेहत बेहतर नहीं होगा तो बच्चा एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकता है। इसलिए उसे भोजन, मिनरल्स, पानी पीने का तरीका, ये सब चीज़ों पर से मतलब सेहत पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि स्वस्थ शरीर है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आलोक जी, भावनात्मक सहारा भी बच्चों के लिए बड़ा मायने रखता है। जी। खास करके माता पिता का जो सपोर्ट मिलता है उनको। जी। और परीक्षा के समय में चूंकि वो तनाव में होते हैं तो भावनात्मक चीजें मायने रखती हैं। बिल्कुल। तो आप खास करके माताओं को इस संबंध में क्या सलाह देना चाहेंगे? सर देखिए, भावनात्मक सहयोग जो बच्चों के लिए है वो माता के ऊपर तो है ही सबसे ज़्यादा। घर में सभी लोगों का होता है, बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, माता हो, पिता हो, लेकिन माँ के बारे में इसलिए ज़्यादा जोर दिया जाता है सहयोग के लिए क्योंकि एक बच्चा, उसको लोग बाद में जानते हैं, एक माँ सबसे पहले से जानती है। बिल्कुल सही। वो 9 महीने पहले उससे उसका परिचय हो जाता है। वो हर एक चीज़ जानती है। वो जब बच्चा बोल तक नहीं पाता था तब वो जानते थे कि बच्चा क्या चाह रहा है। और जब वो बच्चा समझदार भी है आज के समय में, लेकिन थोड़ा सा सामाजिक दबाव में है कि अगर मेरे अंक कम हो गए, मैं फेल हो गया, तो फिर क्या होगा, क्या लोग सोचेंगे, क्या मेरे माँ बाप को लोग कहेंगे। एक चीज़ तो अक्सर सब लोग सुनते ही हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो एक समस्या ये है बच्चे के सामने। तो माँ बाप को, खास करके माँ को, हमेशा उसको नैतिक सहयोग देना चाहिए, मोरल सपोर्ट उसके साथ उसका होना चाहिए कि कुछ भी हो, चाहे तुम फेल हो जाओ या पास हो जाओ, जो होगा वो देखा जाएगा। आज तुम अपना सारा कर्म करो, तुम्हें जहाँ भी कोई कठिनाई आती है तुम हमसे शेयर करो। माता पिता को हमेशा बच्चे से बात करते रहना चाहिए, पॉजिटिव वे में बात करते रहना चाहिए। क्योंकि हम ऐसे सोशल मीडिया का आजकल का दौर है, इतनी सारी घटनाएं रोज होते हुए देख रहे हैं, तो हमारा बच्चा भी उस तरह से उस संगति में ना आए, उस तरह की उसकी मेंटालिटी ना बने। इसलिए हमें उससे लगातार बातें करते रहना चाहिए ताकि उस पर कोई नैतिक दबाव ना बने, सामाजिक दबाव ना बने। तो बच्चे के साथ हमेशा खड़े होना चाहिए, पूरे परिवार के हर सदस्य को। आज के लिए आखिरी सवाल खास तौर पर आपसे जी, क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं, इतनी दूर से चल करके आए हैं, कि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जी और संसाधनों की यहाँ बड़ी कमी है जी, वे अपनी इच्छा शक्ति से बड़े शहरों के बच्चों को कैसे पछाड़ सकते हैं? सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आप चर्चा इस मुद्दे पर हमसे कर रहे हैं जी।
संसाधनों के अभाव में, चूंकि हम सभी लगभग, मैं अपने ऊपर मैं क्या बीता है मैं तो खुद जानता हूँ और कितने संसाधनों का अभाव मेरे साथ रहा है जी। तो उस चीज़ को मैं बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। लेकिन अगर एक बच्चा अगर बेहतर परफॉर्म करता जाए हमेशा, तो मुझे लगता है कि उसको सहयोग करने वाले लोग इस समाज में अभी भी जिंदा हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो मेहनत करता रहे, अपनी तरफ से कोशिश करता रहे, तो उसकी कोशिश को जरूर कोई देखता है और उसकी सपोर्ट में वो अपने पास से भी कर देता है। हम लोग भी, जैसा कि हम लोगों को भी सर ने सिखाया कि अगर कोई बच्चा अभाव में है तो जहाँ तक हम लोगों से यत्न पड़े हम लोग उसकी मदद करें। तो कभी भी संसाधनों के अभाव में हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हमारा मुकाबला, हमको पता है कि हमसे ऐसे लोगों से जिनके पास हथियार है, लेकिन फिर भी हमें खुद उस परिवेश में ढलते हुए नए हथियार निर्मित करने होंगे। हमारे पास जो भी संसाधन मौजूद हैं, अभाव में ही संभावना खोज लेनी है। अगर ये करना हर बच्चा सीख जाए, और ये सिखाने का उत्तरदायित्व अध्यापकों का ही है। हम जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक थोड़ा सा अपने काम के प्रति जागरूक हैं, थोड़े से कम हैं। अगर थोड़ा और जागरूक हों और बच्चों के लिए वो परिवेश मुहैया करा पाएँ, जिसमें अभी मैं अगर कुछ टीचरों का नाम लेना चाहूँ तो एक महाराजगंज के RPIC के कॉलेज के एक टीचर हैं STL ही करके, तो वो बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम चला रहे हैं, भारत विज्ञान यात्रा करके, और वो जा के गाँव में बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, गाँव के छोटे छोटे स्कूलों के बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। तो अध्यापक अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। अब जो हमारे गार्जियन हैं वो भी साथ आए, सब लोग मिलके अगर काम करें, और एक अच्छा खास करके गांवों के जो जनप्रतिनिधि हैं जी, जैसा कि कुछ गांवों का उदाहरण हमने पिछले एपिसोड में आपके देखा भी था। घोघरा के ग्राम प्रधान मंतोष शर्मा जी हैं, उन्होंने गांव में एक बेहतर पंचायत भवन के पास ही एक लाइब्रेरी की व्यवस्था कराई है। अब जिस बच्चे को फीस दे के लाइब्रेरी में जाने के लिए नहीं होगा, वो वहाँ पे जाके अध्ययन कर सकता है। तो ये बेहतर कदम है जो जनप्रतिनिधि उठाते हैं, और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि इस वीडियो को देखें, वो भी इस तरह के कुछ कदम उठाएं जिससे समाज में एक पॉजिटिव संदेश जाए। बस खैर, मतलब जितना संसाधन है उसका वो सही तरीके से इस्तेमाल करें। जी जी जी, सही तरीके से इस्तेमाल करेगा तो थोड़े से भी जो संसाधन है वो भी उसके लिए पर्याप्त साधन। हम लोगों के समय में तो सर सिर्फ बुक ही था। आज जैसा कि बात चला ऑनलाइन एजुकेशन का, तो उसके कुछ दोष हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं कि हमको जवाब बड़े जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन बस जवाब खोजा जाए तब, जवाब के इधर कुछ ना खोजा जाए। तो बहुत अच्छी चीजें हैं, आज तुरंत जवाब मिल जाता है। हम लोगों के समय में तो पन्ने पलट के खोजने पड़ते थे कि इसका आंसर है कहाँ। नहीं, तब लोग याद रखते थे। अब तो याद नहीं रखता है। कभी कोई बात है तो गूगल कर लीजिए। हाँ, ये जेमिनाई है ना, ऐसा आजकल एक ऐड भी चल रहा है। और अगर ऐसा रहा तो हम मशीनों पर पूरी तरह निर्भर हो जाएंगे और हमारा दिमाग धीरे धीरे सिकुड़ सा जाएगा। तो दोस्तों, आज मंतार अली जी और आलोक मधेसिया जी ने हमें बताया कि परीक्षा केवल याददाश्त का खेल नहीं है, बल्कि धैर्य और सही रणनीति का नाम है। माता पिता, खास करके जो हमारी माताएं हैं, अगर बच्चे की ढाल बन जाए तो हर बच्चा अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। परीक्षा केवल नंबरों के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके गुण और उसकी जानकारी के लिए होना चाहिए। नंबर ही मायने नहीं रखते, उसकी जानकारी मायने रखती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आप सभी को मेरा प्रणाम एवं आदाब। धन्यवाद। आपका भी गांव के गूंज के इस कार्यक्रम को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सभी को ये मंच, हम दोनों लोगों को ये मंच देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि समाज में इसका अच्छा संदेश जाए और लोग इस वीडियो को देख करके जागरूक, बस यही इच्छा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद, दर्शकों का बहुत बहुत